सुमेरगढ़ गांव में चंद्रमुखी अपने पिता के साथ रहती थी। चंद्रमुखी बस नाम की ही चंद्रमुखी थी। दिखने में वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत यानी बहुत ही काली थी। चंद्रमुखी अब शादी के लायक हो गई थी और उसके पिता महेश अब काफी ज्यादा बीमार रहने लग गए थे। चंद्रमुखी की माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो बचपन से ही घर के सारे काम काज करने लगी थी, जिसके कारण से वो घर के सभी कामों में अच्छी खासी हो गई थी। इतना ही नहीं, चंद्रमुखी बहुत ही अच्छी सिलाई भी करती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन चंद्रमुखी के पिता हरि राम अपने दोस्त महेश राम को बुलाकर कहते हैं, महेश, मेरा दोस्त, तुझे तो मेरी स्थिति के बारे में पता ही है। तू मेरे पे एक एहसान करेगा। मेरे मित्र, एहसान जैसा कैसे बोलता है तू? मुझे आदेश दे भाई, जैसा बोलेगा वैसा करूंगा हम। तू हमारा दोस्त है। मेरे मित्र, मेरे सखा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, मगर तू तो मेरी बच्ची के बारे में जानता ही है। बिन माँ के पली बढ़ी है, फिर भी उसमें सारे गुण हैं, बस रंग जरा सा सांवला है। और हरिराम, तू कैसा बात कर रहा है? तेरी बेटी तो मेरी ही घर की बहू बनेगी, मेरा यही तुझसे वादा है। और रही बात रंग की, तो हम सभी को बनाने वाला ऊपर वाले जो भगवान है, वो हमें जैसा स्वरूप दिया है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे चंद्रमुखी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से पंडित जी से बात करके चंद्रमुखी को अपने घर की बहू बनाने नहीं बल्कि बेटी बनाकर लेके आऊंगा। ये कहकर महेश वहां से चला जाता है और अपने घर के बाहर अपनी पत्नी ममता को ये सारी बातें बताता है। अजय, चंद्रमुखी तो बहुत बदसूरत है। पूरे गांव में उसके बदसूरती के चर्चे हैं। कहते हैं कि कोई उसकी शक्ल देख ले तो सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। और आपने अपने इकलौते बेटे की उससे शादी करवाने की सोच ली। देखो ममता, यही बात पर कोई बहस नहीं चाहता हूँ हम। अब तो जो मैंने कह दिया है वही बोल दिया है, ठीक है? चंद्रमुखी जो है हमारे घर का ही बहू बनेगी। ये कहकर हरिराम पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाता है और अपने बेटे आदित्य की शादी उससे करवा के अपने घर ले आता है। लेकिन ना तो आदित्य चंद्रमुखी को अपनी पत्नी मानने को तैयार था और ना ही ममता चंद्रमुखी को अपनी बहू। चंद्रमुखी अपने ससुराल में सारे काम करती थी, यहाँ तक कि वो अपने मायके भी जाकर अपने पिता की देखभाल करती थी। लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों पर उसकी बदसूरती भारी पड़ रही थी। ससुराल में महेश के अलावा कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मोहल्ले की औरतें भी चंद्रमुखी की बदसूरती को लेकर उसकी सास ममता को ताने मारती थी। अरे ममता, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली अपने आदित्य के लिए? चंद्रमुखी तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म के पाप है तुम्हारे, जो तुम्हें इस जन्म में इतनी बदसूरत बहू मिली है। एक हमारी बहू है, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी खूबसूरत। घर में अगर बिजली भी चली जाए तो अंधेरा नहीं होता। औरतों के ताने सुन सुनकर ममता और भी ज्यादा चंद्रमुखी के साथ बुरा व्यवहार करती है। बदसूरत होने के कारण ससुराल में चंद्रमुखी की मुंह दिखाई भी नहीं हुई थी। देख चंद्रमुखी बहू, तुझे हर वक्त घूंघट में ही रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई तेरी बदसूरत शक्ल देख ले। बेचारी चंद्रमुखी को हमेशा से ही लंबे घूंघट में रहना पड़ता था। ससुराल में चंद्रमुखी की हैसियत नौकरानी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी चंद्रमुखी उफ तक नहीं करती थी। वहीं चंद्रमुखी में एक बहुत ही अच्छी खूबी थी कि वो काम काज करने में काफी फुर्तीली थी। वो बहुत ही जल्दी घर के सारे काम को निपटा दिया करती थी। माँ जी, घर के सारे काम तो हो गए, अब मैं क्या करूँ? अब क्या करेगी? मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास मत आया कर। अपनी सास की बुरी बुरी बातें सुनकर चंद्रमुखी वहां से रोते हुए जाने लगती है कि तभी ममता उससे कहती है, कहाँ जा रही है? अब अगर शक्ल दिखा ही दी है तो जरा मेरे पैरों को दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चंद्रमुखी बिना कुछ बोले ममता के पैर दबाने लगती है। वो ममता और आदित्य की खूब सेवा करती है, लेकिन फिर भी इन सब से उसको कोई फायदा नहीं होता। चंद्रमुखी की बदसूरती अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। एक दिन महेश के घर पर उसके बड़े भाई के यहाँ से शादी का न्योता आता है। ममता, कल बड़े भैया की बेटी की शादी है, वहाँ तो आप शादी में हमको बुलाया है, तो हमको जो है सुबह सुबह वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे फिर ये बात पहले बतानी थी ना। अब मैं कौन सी साड़ी पहनकर वहाँ जाऊंगी? मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो शाम होने वाली है, थोड़ी देर में बाजार की दुकान भी बंद हो जाएगी।
ममता शादी में जाने के लिए अपनी सभी साड़ियों को अलमारी से निकाल कर देखती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये बनारसी साड़ी पहनकर मैं चली जाती हूँ। ये एकदम नई है, इसे मैं अभी तक किसी भी शादी में नहीं पहना, लेकिन इसका ब्लाउज तो अभी तक सिला नहीं है और कल ही मुझे शादी में भी जाना है। इतनी जल्दी मुझे ब्लाउज सिलकर कौन देगा? ममता अभी अपने आप से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर चंद्रमुखी आ जाती है और ममता की बातें सुन लेती है। चंद्रमुखी बहुत ही अच्छा सिलाई किया करती थी। वो ममता से बोलती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लाउज 1 घंटे में ही सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे रहने दे, बढ़िया ही ब्लाउज सिलने वाली। तुझसे ना हो पाएगा, तू तो मेरे ब्लाउज को भी अपनी शक्ल जैसी बना देगी। नहीं माँ जी, आप मेरा यकीन मानिए, 1 घंटे में ये ब्लाउज सिलकर आपको दे दूंगी। मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है, मैं बहुत अच्छे ब्लाउज सिलकर आपको दे दूंगी। शादी से पहले अपने और पिताजी के कपड़े मैं ही सिला करती थी। इस तरह चंद्रमुखी के बार बार कहने पर ममता ने अपना ब्लाउज सिलने के लिए उसे दे दिया। चंद्रमुखी ने सच में 1 घंटे में ही उस ब्लाउज को बहुत अच्छे से डिजाइन के साथ सिलकर तैयार कर दिया था। माँ जी, ये लीजिए आपका ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया। ममता उस ब्लाउज को देखकर काफी हैरान रह जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो सच में ही कमाल कर दिया। तूने वाकई में काफी सुंदर डिजाइन के साथ इस ब्लाउज को बनाया है। अगले दिन सभी घर के सदस्य शादी में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण से वो चंद्रमुखी को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। बेचारी चंद्रमुखी अकेले घर में रहती है। ओहो, अब मैं क्या करूं? सभी लोग तो शादी में चले गए और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अब मैं सारा दिन क्या करूंगी? तभी चंद्रमुखी को याद आता है कि उसके मायके से आया हुआ एक लहंगे का कपड़ा है। क्यों ना आज मैं उस लहंगे को सिलकर अपने लिए एक लहंगा तैयार कर लूं। इससे मेरे लिए एक नई ड्रेस भी मिल जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। चंद्रमुखी अपने बक्से से एक बहुत ही साधारण सा लहंगे का कपड़ा निकालती है और अपनी सिलाई मशीन पर उस लहंगे को सिलने लगती है। चंद्रमुखी हर काम बहुत फुर्ती से करती थी, इसलिए उसने अपने लहंगे को भी बहुत ही फुर्ती से सिलकर तैयार कर दिया था। बस कुछ ही घंटों में उसका साधारण सा लहंगा सिलकर तैयार था, लेकिन चंद्रमुखी ने उस लहंगे की डिजाइन को इतना खूबसूरत बनाया था कि वो तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर चंद्रमुखी बहुत खुश हो जाती है। ये लहंगा कितना सुंदर बन गया है, क्यों ना मैं इसे पहनकर ट्राई करूं? चंद्रमुखी ने उस लहंगे को पहना और जब वो आईने के सामने गई तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आईने में उसकी शक्ल किसी परी जैसी लग रही थी। वो देखकर चंद्रमुखी अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या? आने में ना जाने कौन है? क्या ये सच में मैं ही हूँ? लेकिन मैं तो इतनी बदसूरत थी, तो फिर इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हूँ? ये कहकर चंद्रमुखी उस लहंगे को उतार देती है और साधारण से कपड़े पहनकर फिर से अपने आईने के सामने आती है, जिसके बाद वो देखती है कि अभी भी वो पहले की तरह बदसूरत है। चंद्रमुखी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो बार बार अपनी उस लहंगे को पहनती है और जब वो आईने के सामने आती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाती है। और जब वो उस लहंगे को उतार कर साधारण कपड़े पहनती है तो देखती है कि आईने के सामने वो बहुत ही बदसूरत दिखाई दे रही है। ये कैसा चमत्कार है? कहीं ये सब इस लहंगे का जादू तो नहीं है? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, हाँ चंद्रमुखी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसलिए मुझे पहनने के बाद तुम काफी खूबसूरत दिखाई देती हो। ये लहंगे का कपड़ा स्वर्ग लोक में रहने वाली रानी अपनी प्रिय दासी के लिए इससे एक लहंगा बनवाने वाली थी, लेकिन तभी इस लहंगे का कपड़ा उसके हाथ से छूटकर धरती लोक पर चला गया और वो तुम्हें मिला। अच्छा, तो ये बात है। हे जादुई लहंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने साधारण कपड़े में ही खूबसूरत दिखूं? क्योंकि अब मैं हर समय ये लहंगा पहनकर तो नहीं रह सकती ना। हाँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूँ और ऐसा हो भी सकता है। तुम्हें बस इस लहंगे को सबकी नजर से बचाकर रखना होगा। किसी को भी इस जादुई लहंगे का राज पता नहीं चलना चाहिए और रोज तुम सुबह उठकर सबसे पहले इस लहंगे को देखना। इस लहंगे को देखने भर से तुम दिन भर खूबसूरत दिखाई दोगी, लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन तुमने इस लहंगे को नहीं देखा उस दिन तुम पहले की तरह बदसूरत दिखने लगोगी। ठीक है जादुई लहंगा, मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रमुखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसने उस जादुई लहंगे को छुपाकर एक संदूक में रख दिया और जब शादी से उसके ससुराल वाले वापस लौट कर आए तो चंद्रमुखी ने उनके लिए दरवाजा खोला। उसे देखकर उसके ससुराल वालों को ऐसा लगा कि कोई अप्सरा स्वर्ग लोक से उतर कर आ गई है, जिस पर चंद्रमुखी की सास ममता बोलती है, तुम कौन हो?
हम तो अपने घर में हमारी बहू चंद्रमुखी को छोड़कर गए थे। माँ जी, मैं ही आपकी बहू चंद्रमुखी हूँ। चंद्रमुखी को देखकर आदित्य और महेश भी चौंक जाते हैं। अरे तुम चंद्रमुखी कैसे हो सकती हो? चंद्रमुखी तो बहुत ही बदसूरत और काली है, और तुम तो स्वर्गलोक से आई हुई बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? सच में आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं ही चंद्रमुखी हूँ। मैं अब पहले की तरह बदसूरत नहीं रही, मेरा रंग बदल चुका है। ये सब कैसे हुआ है, ये सब मुझे नहीं पता। चंद्रमुखी ने किसी को भी अपनी जादुई लहंगे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जो भी हो, चंद्रमुखी के ससुराल वाले ये देखकर काफी खुश थे कि उनकी बहू बदसूरत नहीं बल्कि काफी खूबसूरत हो गई है। तभी ममता कहती है, ठीक है बहू, अगर तू सच में चंद्रमुखी है तो अब से तुझे घूंघट में अपने चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू आजाद है। ये बात सुनकर चंद्रमुखी काफी खुश होती है, और ऐसे ही वो रोजाना उठकर सबसे पहले उस लहंगे को देखती है और अपने बदसूरत शक्ल को खूबसूरत चेहरे में बदल लेती है। और इसी तरह से उसकी जिंदगी अब खुशहालियों के साथ बीतती है।